नमस्कार साथियों, एक बार फिर से नीतीश सर आपका स्वागत करते हैं अपनी क्लास इंग्लिश विद नीतीश सर क्लासेस में। जैसा कि हम चैप्टर वाइज स्टडी को डिटेल में लेकर चल रहे हैं, सबसे पहले हमने बेसिक्स जो फंडामेंटल और बेसिक्स क्लासेस जो हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, सबसे पहले हमने वो 10 क्लासेस बेसिक्स की कंप्लीट की। मुझे उम्मीद है कि आपने उन 10 बेसिक्स की क्लासेस जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप उनको अच्छे से करें। जिनने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी बात है। जिन साथियों ने उन बेसिक्स की क्लासेस को कंप्लीट नहीं करा है, आप उन क्लासेस को कंप्लीट करें क्योंकि वो आपके लिए बेस का काम करती है। फिर उसके बाद में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक की स्टडी स्टार्ट की। उसमें हमने करीब 10 या 11 क्लासेस कंप्लीट करी। हमने टॉपिक के हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, डील किया। उसके बाद में फिर एग्जामिनेशन में आए हुए उसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्ब। क्या नाम है? वर्ब। साथियों, ये छोटा सा शब्द वर्ब पूरी इंग्लिश सब्जेक्ट यानी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में आपके, चाहे वो कंपटीशन वाली इंग्लिश हो, चाहे आपकी स्पोकन वाली इंग्लिश हो, सबसे ज्यादा अहम रोल इसी का है। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है, जैसे ह्यूमन बॉडी में, इंसान के शरीर में सोल यानी आत्मा काम करती है, उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब सोल यानी आत्मा का काम करती है। यानी जिस साथी को, जिस स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को, मेरे भाई को, मेरी बहन को वर्ब चैप्टर की पूरी नॉलेज है, वो इंग्लिश में महारत हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वर्ब ही हमारी लूज हो गई तो कई सारे वर्ब से जुड़े हुए चैप्टर्स हैं। जैसे वर्ब खुद में ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो अपने अंदर कई सारे और चैप्टर को इंक्लूड करके चलता है। जैसे आप मॉडल चैप्टर देख लीजिए, वो भी वर्ब का टाइप है। आप बेस फॉर्म, बी फॉर्म डिस्कस कर लीजिए। आप एडवांस वर्ब में चलिए तो जिरेंड मिलेगा आपको, इन्फिनेटिव मिलेगा आपको, पार्टिसिपल मिलेगा आपको। फिर आप वर्ब से रिलेटेड टेंस पर आ जाइए। जैसे आप टेंस कंप्लीट करोगे आप कंडीशनल सेंटेंस पे आ जाओगे। कंडीशनल सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चन टैग पर आ जाओगे। क्वेश्चन टैग के कंप्लीट होने के बाद आप पैसिव वॉइस पर आ जाओगे। पैसिव वॉइस के कंप्लीट होने के बाद आप नरेशन पे आ जाओगे। और कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसी का पार्ट है जो हम कर चुके हैं। कुल मिला के साथियों बात इतनी है, ये अपने आप में एक मेजर पोर्शन इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कर लेता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे वर्ब चैप्टर की। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे लिखूंगा वर्ब। साथियों, ये चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में बहुत सारी चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। यानी जो हम वर्ब चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में कई सारी जानकारी हमें होना जरूरी है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको हाईलाइट दिखा देता हूं कि हम इस वर्ब चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा व्हाट इज अ वर्ब। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि आखिर वर्ब है क्या। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे साथियों, उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ वर्ब। क्या पढ़ेंगे साथियों? टाइप्स ऑफ वर्ब। उसके बाद फिर हम उठाएंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, उस नेक्स्ट पॉइंट का नाम है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, एग्जांपल देखिए आपको पूरी तरीके से कंप्लीट समझाया जाएगा। उसके बाद क्या हम पॉइंट उठाएंगे, उसके बाद उठाएंगे हम रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब।
उसके बाद क्या देखेंगे हम, तो उसके बाद देखेंगे हम फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रूप, प्रकार, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फिर जब ये कंप्लीट कर लेंगे तब हम पहुंचेंगे एडवांस वर्ब। कहां पहुंचेंगे हम, एडवांस वर्ब की ओर। यानी हम इस वर्ब नाम के चैप्टर में इतनी सारी चीजें कंप्लीट करके चलेंगे और फिर इस एडवांस वर्ब के अंदर जो 3 मेजर पार्ट बन जाते हैं, सबसे पहले जिसको हमने क्या नाम दिया, इन्फिनिटिव, फिर हमने क्या नाम दिया, जिरेंड, फिर हमने क्या नाम दिया, पार्टिसिपल। ये हुआ हमारे वर्ब चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी ये हाइलाइट्स है। इनमें हम ये जानेंगे कि आखिर हम एक वर्ब चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो साथियों, हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि आखिर वर्ब क्या है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब, फिर हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार की होती है। फिर इस हम टाइप्स ऑफ वर्ब में जानेंगे वर्ब के प्रकार। फिर जब हम प्रकार जान लेंगे फिर हम अच्छे से स्टडी करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब क्या है। फिर वर्ब के प्रकार होते हैं कि वर्ब प्रकार नहीं, फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप, कि जैसे कि आपने सुना होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वहां हम ऐसे फॉर्म डिस्कस नहीं करेंगे जो काफी आसान है, वहां हम ऐसे वर्ड्स लेकर चलेंगे जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं और मार्क्स हमारे कट जाते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे एडवांस वर्ब पर। एडवांस वर्ब में हम ये 3 चीजें, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, ये है हमारा पूरा एक हाईलाइट बोल सकते हो, एक इंडेक्स बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन बोल सकते हो कि हमें इतनी सारी चीजें क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। होप सो अब आपके दिमाग में चला गया होगा कि ये टॉपिक अपने आप में पूरे पेपर का 80% कवर करके चलता है। यानी कंप्लीट पेपर का 80% ये ही चैप्टर, क्योंकि ये अपने आप में चैप्टर नहीं है। जैसे हम ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर आपका टेंस स्टार्ट हो जाएगा, टेंस के बाद आपका क्वेश्चन टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपके पैसिव वॉइस स्टार्ट हो जाएंगे, आपका नरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात ये जो सारे आपको ये जो आपको पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स के रूप हैं और हम इनको धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कवर करते चलेंगे विद एग्जाम्पल्स, विद एक्सरसाइज। किसी भी पॉइंट पर आपको ये महसूस नहीं होगा कि सर ये तो बहुत टफ था, आपने ये छोड़ दिया, आपको ये कराना था, आपको ये नहीं कराना था। एग्जामिनेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं वो हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चले। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट से, व्हाट इज अ वर्ब। तो क्या मैं इसको साफ कर दूंगा, ठीक है, अब मैं इसको साफ करता हूं और हम स्टार्ट करेंगे अब कहां से, व्हाट इज अ वर्ब से। फिर हम धीरे धीरे पूरी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आखिर वर्ब है क्या। देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अ वर्ब which tells us about a subject does or is। घबराने की बात नहीं है, इस लाइन का क्या मतलब है वो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी विद्यार्थी साथी जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसको पूरी हर हद तक इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे और हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि बोध जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, साथी हैं, वो कंफर्टेबल महसूस कर पाए, ठीक है। एक और पॉइंट में लिखना चाहूंगा, अ वर्ब
which a verb which tells us a verb which tells us that about, या दैट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अबाउट एक्शन और स्टेट। अब इन शब्दों के क्या मायने हैं हम एक एक करके देखते हैं। देखो, अ वर्ब विच टेल अस, वर्ब जो, ये विच क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। विच टेल्स अस, जो हमें बताती है अबाउट अ सब्जेक्ट डज और इज। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, ये क्या है, सपोज करो ये एक हंसता हुआ पर्सन है, ठीक है। अब ये हंसता हुआ क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, टीचिंग करता है, यानी ये क्या करता है, टीच करता है, लोगों को पढ़ाता है, इसलिए हंसता हुआ है। और ये है क्या, ये टीचर है। मेरी बात को आप ध्यान से समझना, ये है क्या, ये टीचर है। और ये कैसा दिखाई देता है, ये खुश दिखाई देता है, तो खुश का मतलब क्या हो गया, हैप्पी। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना, मैं आपके लिए 3 छोटे से सेंटेंस बनाता हूं, 3 छोटे से सेंटेंस बनाता हूं। आप इन 3 सेंटेंस से वर्ब को समझ पाओगे कि आखिर एक वर्ब, इसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब ये देखो, ये आप समझते ही हो, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया। अब देखो, अगर हम इस सेंटेंस को लिखें तो अगर इसका नाम मिस्टर ए है, अगर इनका नाम मिस्टर ए है तो हम क्या लिखेंगे साथियों, तो हम लिखेंगे मिस्टर ए टीच इंग्लिश, मिस्टर ए टीच इंग्लिश, यानी मिस्टर ए क्या पढ़ाते हैं, मिस्टर ए इंग्लिश पढ़ाते हैं। इसके लिए क्या सेंटेंस लिखेंगे हम, तो इसके लिए लिखेंगे हम मिस्टर ए इज अ टीचर। मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए एक टीचर है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मिस्टर ए, देखो हैप्पी के लिए लिखना है सेंटेंस, तो मिस्टर ए सीम्स हैप्पी, मिस्टर ए सीम्स हैप्पी। हमने क्या किया साथियों, 3 सेंटेंस लिखे छोटे छोटे, और उन सेंटेंस की हेल्प से हम ये जान पाएंगे कि आखिर वर्ब है क्या, उसका क्या रोल है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ध्यान से, आप एक जर्नल स्टेटमेंट को जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए एक जर्नल स्टेटमेंट क्या होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये जर्नल स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं है कि हर बार यही स्ट्रक्चर फॉलो, लेकिन ये शुरुआत करने के लिए कहते हैं ना, एक आइडियल सिचुएशन होती है ना, एक साधारण सी बात लिखी जाती है, वो ये होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं और आप नहीं जानते तो आप इस बात को सुन लें, बिना सब्जेक्ट की हेल्प से सेंटेंस बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट की हेल्प से सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब की हेल्प के सेंटेंस नहीं बन सकता। देखो कहने की बात इतनी है, मैं आपके सामने लिखता हूं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आप कहोगे क्या ये सेंटेंस है, आप कहोगे हाँ ये सेंटेंस है। फिर आपने कहा सर सब्जेक्ट 2 बार वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट तो 2 बार क्या 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, उस वर्ब तो आ रही है, तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस कहलाएगा। फिर आपने कहा सर अगर मैं 2 सब्जेक्ट लिख लेता हूं, 1 वर्ब लिख लेता हूं और 1 ऑब्जेक्ट, तो ये भी सेंटेंस है। आपने कहा हाँ ये भी सेंटेंस है। हो सकता है कोई 2 आदमी एक ही काम को कर रहे हो, ये संभव है ना। फिर और क्या लिख सकते हैं हम, 1 सब्जेक्ट है, 1 वर्ब है और 2 ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक आदमी 2 काम करता है। क्या हम 2 काम नहीं कर सकते, मैं बोल भी रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, बात समझ में आ रहा है। तो मैं 2 काम नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं।
और दो चीजों पर काम नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कह देता हूं साथियों मेरी बात को बहुत गौर से समझना कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, चलेगा। एक सब्जेक्ट है, दो वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, चल जाएगा। दो सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, चल जाएगा। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और दो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल चलेगा। लेकिन एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, क्या ये सेंटेंस है? तो आप कहोगे ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसके अंदर वर्ब नहीं है। अब देखो यहां पर दो सब्जेक्ट हैं और एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वाक्य नहीं हो सकता, ये सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर वर्ब नहीं है। ये सब्जेक्ट वन हो गया, सब्जेक्ट टू हो गया, ऑब्जेक्ट वन हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया। क्या ये वाक्य है? इज इट अ सेंटेंस? क्या ये वाक्य है? आप कहोगे सर ये कोई वाक्य नहीं है क्योंकि वर्ब नहीं थी, क्योंकि वर्ब नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया साथियों? मैं एक छोटी सी बात लिखता हूं यहां पर, आप देखें ध्यान से। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक a sentence. विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस, यानी बिना वर्ब की हेल्प से सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। जैसे बिना आत्मा के शरीर को नहीं चलाया जा सकता, उसी तरीके से बिना वर्ब की हेल्प के सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। तो आप इस बात को बहुत ही अच्छे से नोट करें, बहुत ही अच्छे से समझें कि जब तक सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी हम उसको वाक्य नहीं कह सकते और वो ना ही किसी मीनिंग को, अर्थ को कन्वे करेगा। बात समझ में आ गई? यानी ये जो 5, 6, 7 ये 5, 6, 7 गलत क्यों है? वो गलत होने का कारण ये है क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है? वर्ब नहीं है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा विदाउट वर्ब, बिना वर्ब के वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस, हम वाक्य को नहीं बना सकते। तो अब हम चलते हैं कि इनमें वर्ब को ढूंढते हैं। तो मिस्टर ए कौन है? तो मिस्टर ए हमारे सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट क्यों हो गए? क्योंकि हम मिस्टर ए के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? टॉकिंग अबाउट। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। अब दिमाग से ये चीज बिल्कुल निकाल देना कि जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। साथियों मैं आपको बेसिक्स की क्लास में ये बात बहुत अच्छे से बता चुका हूं, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि सब्जेक्ट वो नहीं होता जो काम करता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। वो काम करे अच्छी बात है, वो काम ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब्जेक्ट तब भी होगा। तो आप अगर सिर्फ इतना कहें कि जो काम करे उसी को सब्जेक्ट कहते हैं तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात अधूरी है। पूरी कैसे कहेंगे? कि सेंटेंस में जिसके बारे में भी बात चल रही है उसी को हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। क्या पढ़ाते हैं? तो क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश क्या हो गया भैया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। हमने आपको बताया था व्हाट और हुम, जो भी व्हाट और हुम के रिप्लाई होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी क्या और किसको या किसे। तो मिस्टर ए क्या पढ़ाते हैं? तो क्या आ गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो हर चीज के पीछे एक फिनोमेना है, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ने की, समझने की आवश्यकता होती है। तो हमने कहा मिस्टर ए टीचर्स इंग्लिश। देखो टीच करना क्या हो गया? काम हो गया। तो टीच करना क्या हो गया? काम हो गया। और ये टीच करना क्या हो गया? एक्शन हो गया। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब एक एक्शन होती है। एक्शन मतलब क्रिया, कोई काम होता है। अच्छा दूसरा सेंटेंस देखें तो दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है मिस्टर ए इज अ टीचर। मिस्टर ए कौन है? तो मिस्टर ए एक टीचर है। क्या मिस्टर ए ने कोई काम किया? क्या मिस्टर ए ने कोई काम किया? मिस्टर ए इज अ टीचर। आप कहोगे सर मिस्टर ए ने तो कोई काम किया ही नहीं।
अगर मेरे साथियों कोई काम हुआ नहीं है तो क्या वो सब्जेक्ट है? तो देखो यहां पर आके वो बात गलत हो जाती है कि सर जो काम करते हैं उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में तो कोई काम हुआ ही नहीं, मिस्टर एक टीचर है, तो तब भी मिस्टर ए सब्जेक्ट कहलाएंगे क्या? तो कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे मिस्टर ए सब्जेक्ट। और मिस्टर ए सब्जेक्ट क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इस सेंटेंस में मिस्टर ए के बारे में ही बात हो रही है। अच्छा, तो मिस्टर ए कौन है? तो मिस्टर ए एक टीचर है। अगर आपने बेसिक्स की क्लास को बहुत अच्छे से देखा है तो मुझे साथियों ये बताओ टीचर क्या है यहाँ पे? जो बच्चे नासमझ होते हैं, नासमझ का मतलब उन्हें चीजों का ज्ञान नहीं है, वो ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो फिर वो क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट। क्यों बोल देते हैं ऑब्जेक्ट? क्योंकि बेसिक फिनोमेना हमें शुरू से ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या जब कोई काम हो ही नहीं रहा तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? जबकि अगर आपने बेसिक्स की क्लास बहुत अच्छे से ली है तो आपको ये पता है कि मिस्टर ए ही तो टीचर है। अरे ये टीचर कौन है? तो मिस्टर ए ही तो टीचर है। इसका मतलब ये शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे साथियों, तो क्या है? ये सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा कर रहा है, इसलिए इसका नाम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है साथियों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसका नाम। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं इज को। तो इज क्या है? मेरी वर्ब है। अगर इज मेरी वर्ब है तो मिस्टर ए ने तो कोई काम किया ही नहीं। अगर मिस्टर ए ने कोई काम नहीं किया तो फिर ये वर्ब कैसे हो गई? तो इसका मतलब ये जो वर्ब थी एक्शन बता रही थी, और ये जो वर्ब है वो अवस्था बता रही है, स्टेट बता रही है, अवस्था। कौन कैसा है, कौन क्या है। जैसे हम आपसे कहें कि प्रधानमंत्री मोदी जी, यानी प्राइम मिनिस्टर, या फिर हम सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो आंसर क्या आएगा? मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमने क्या कहा? मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या नरेंद्र मोदी ने कोई काम किया? क्या मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोई काम किया? नहीं, ये उनकी स्टेट है, ये उनकी अवस्था है कि वो कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो सेम वही, तो वर्ब क्या करती है? स्टेट भी बताती है, जरूरी नहीं है कि काम ही हो। अच्छा, तीसरा सेंटेंस देखो, बड़ा गजब का सेंटेंस लिखा है तीसरा। देखो ध्यान से क्या लिखा है? मिस्टर ए सीम्स हैप्पी। अब मिस्टर ए पढ़ाने का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, तो वो कैसे दिखाई देते हैं? खुश दिखाई देते हैं। तो मिस्टर ए सीम्स हैप्पी मतलब मिस्टर ए कैसे दिखते हैं? वो खुश दिखते हैं। ये देखो कैसे दिख रहे हैं, ये तुम्हें खुश दिख रहे हैं। तो ये कोई काम कर रहे हैं क्या? अरे ये मन ही मन में प्रसन्न है। तो कोई भी देखेगा, अरे यार वो तो बड़ा खुश मिजाज आदमी है, अरे वो तो बड़ा दिल खुश आदमी है, अरे वो तो हमेशा खुश रहता है, उसे तो किसी बात की परवाह ही नहीं है। इतनी सारी बातें अगर आपने कर दी तो क्या आपने ये बोला कि मिस्टर ए कोई काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहे हैं। मिस्टर ए सीम्स हैप्पी, वो तो खुश दिखाई दे रहे हैं। तो मिस्टर ए कौन हो गया? मिस्टर ए सब्जेक्ट हो गया। हैप्पी क्या हो गया? उनकी विशेषता है, तो एडजेक्टिव हो गया। और सीम्स क्या हो गई? वर्ब हो गई मेरे साथियों। सीम्स क्या हो गई? वर्ब हो गई। और ये वर्ब भी क्या दिखा रही है? तो ये वर्ब भी स्टेट को दिखा रही है, अवस्था को दिखा रही है। तो अब आप उस सेंटेंस को, पहली लाइन को आप ध्यान से पढ़ें। अब आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि अ वर्ब विच टेल्स अस, एक वर्ब विच जो हमें बताती है अबाउट अ सब्जेक्ट डज और इज, कि सब्जेक्ट क्या करता है और सब्जेक्ट क्या है। डज का मतलब क्या हो गया? एक्शन। तो मैं देखो फिर से लिखता हूं, ये जो डज है वो क्या बता रहा है? एक्शन को। और इज क्या बता रहा है? स्टेट को। वॉट अ सब्जेक्ट डज और इज, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट जो भी करता है वो कौन बताता है? वो वर्ब बताती है। और सब्जेक्ट जो है वो भी कौन बताता है? तो वो भी वर्ब बताता है। जैसे आप मेरा एग्जांपल लीजिए,
मैं क्या करता हूं, तो मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाना शब्द वर्ब हो गई। टीच, मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं, तो आई एम अ टीचर, तो एम क्या हो गई, वर्ब, स्टेट बता रहा है। अच्छा, इसी बात को दूसरे शब्दों में समझो, अ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट एक्शन और स्टेट। वही बात हो गई कि एक वर्ब जो हमें बताती है एक्शन यानी काम के बारे में और स्टेट यानी अवस्था के बारे में। तो अब आपको ये 3 एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो या तो किसी एक्शन को बताए या किसी स्टेट को बताए। स्टेट का मतलब क्या होता है, एक मानसिक अवस्था। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं छोटा सा, देखो मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, आई लाइक यू। इससे छोटा सा सेंटेंस और क्या लिखेंगे, क्या लिखा हमने, आई लाइक यू। आई लाइक यू, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाइक क्या हो गई, वर्ब हो गई, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब साथियों, क्या मैं कोई, अगर मुझे कोई पसंद है, अगर मुझे कोई पसंद है तो क्या मैं कोई काम कर रहा हूं, ये काम नहीं कर रहा हूं, ये मेरे मन की अवस्था है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हो सकता है कि मुझे टीचिंग पसंद हो सकता है मुझे किताबें पढ़ना पसंद हो सकता है मुझे लोगों से बातें करना पसंद हो। तो आई लाइक यू, तो ये क्या है, ये एक मानसिक अवस्था है, ये कोई काम है क्या, अरे ये कोई काम थोड़ी है, ये भी एक क्या हो गई, स्टेट है। अगर ये भी एक स्टेट है, मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये भी सेंटेंस क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। स्टेट का मतलब क्या हो गया, अवस्था को बता रहा है। तो इसका मतलब वर्ब केवल वही नहीं होता जो केवल काम को बताए, जो स्टेट यानी अवस्था को बताए उसको भी हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो एक आखिरी बार वर्ब क्या है अब क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज अ वर्ब। तो वर्ब एक ऐसा शब्द है, क्रिया एक ऐसा शब्द है जो कोई इंसान क्या काम करता है उसको बताता है, और कोई इंसान क्या है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी स्टेट कैसी है, उसको भी कौन बताता है, उसको भी वर्ब बताता है। बात क्लियर हो गई? थोड़ा सा आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, और ये स्टेटमेंट आप कभी नहीं भूलेंगे, विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। बिना वर्ब के हम वाक्य नहीं बना सकते। सब्जेक्ट ना हो चलेगा, ऑब्जेक्ट ना हो चलेगा, लेकिन वर्ब ना हो तो ऐसा नहीं चलेगा। चलिए लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं वर्ब के टाइप्स के बारे में। ये हो गया वर्ब का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपनी काम की चीजों पर। देखिए, तो हमने लिखा काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ वर्ब। देखिए, तो हमने इसको क्या किया है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी और यहां पे हमने उसको सबसे पहला टाइप दिया जिसको हमने नाम दिया प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी वर्ब। अब देखो जी, प्राइमरी वर्ब आखिर इसको नाम क्यों दिया, प्राइमरी वर्ब। और दूसरा क्या दिया, तो दूसरा हमने दिया इसको, एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं। तो प्राइमरी वर्ब ना कहते हुए हम आपसे कह देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कह दिया आपसे, तो हमने आपसे कह दिया ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर क्या कह दिया हमने आपसे, प्रिंसिपल वर्ब। क्या कह दिया आपसे, प्रिंसिपल वर्ब। यानी वर्ब के कितने टाइप हो गए, तो वर्ब के हो गए 2 टाइप। सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर हमने क्या कहा, प्रिंसिपल वर्ब। अब देखो, कई सारे विद्यार्थियों को ये 2 शब्द बड़े परेशान करते हैं कि आखिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आखिर प्रिंसिपल वर्ब क्या है।
तो मैं इनको दो सरल नामों से रिप्लेस कर देता हूं। देखिए, तो ऑक्सिलरी वर्ब को ही आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से आप जानते हैं। अब आपको आसान लगने लगा होगा, चाहे आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहें या फिर आप हेल्पिंग वर्ब कहें, एक ही बात है। ठीक है साथियों, फिर आपने कहा कि प्रिंसिपल वर्ब को और क्या दे, तो प्रिंसिपल वर्ब को हमने नाम दे दिया मेन वर्ब का। अब आप समझ गए कि हाँ, ये दो ऐसे टर्म हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कहें या हेल्पिंग वर्ब कहें, एक ही बात है। हिंदी में आप इसको क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। हाँ, क्या क्या कह दिया आपने, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी का मतलब सहायक क्रिया, प्रिंसिपल और मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। देखो, अब इनके नाम ये क्यों रखे, तो आपको पता चल जाएगा। इनके ये नाम इसलिए रखे गए हैं साथियों, देखो मुख्य क्रिया का मतलब क्या हो गया, मेन वर्क। जो सेंटेंस में मेन काम होगा वो ये बताएगा, और जो सेंटेंस बनने में जस्ट हेल्प करेगा उसको हम हेल्पिंग वर्ब कह देंगे। सेंटेंस के थ्रू हम और अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर इनका नाम हेल्पिंग वर्ब क्यों है और इनका नाम मेन वर्ब क्यों है। देखो, अगर दो वर्ब हैं तो सेंटेंस में दो वर्ब आएंगी, दो वर्ब आएंगी तो जो सिर्फ हेल्प कर रही है वो हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन कॉन्टेक्स्ट को बता रही है, जो मेन काम को बता रही है, जो मेन अवस्था को बता रही है, वो मेन वर्ब बन जाएगी। उसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को हमने कितनी कैटेगरी में रखा, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने रखा दो कैटेगरी। अब हम आएंगे प्राइमरी पे, प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, और फिर हम लिखेंगे मॉडल वर्ब। अब आपको लगने लगा होगा कि हाँ, अब हम पहुंच गए हमारी नजदीक की चीजों के पास। प्राइमरी वर्ब में हम क्या रखते हैं, तो साथियों प्राइमरी वर्ब में हम तीन वर्ब को रखते हैं। जो एक आपने सुन रखा होगा, सुन तो आपने सब कुछ रखा है, डू वर्ब, हैव वर्ब, और तीसरा नाम क्या है, बी वर्ब। सारी ही इंपॉर्टेंट हैं और हम इनके फंक्शन एक एक करके देखेंगे। बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब और बी वर्ब। ठीक है, अब डू से ही बना डू, डज, डिड। हैव से ही बना हैज, हैव, हैड। बी से ही बना इज, आर, एम, वॉज, वर। तो ये सब क्या कहलाएंगी, प्राइमरी वर्ब। तो मैं लिख देता हूं, देखो डू से क्या बना साथियों, डू से बना हमारा डू, डज और डिड। फिर हमारा हैव से क्या बना, तो हैव से बना हमारा हैव, हैज और हैड। फिर हमारा बी से क्या बना, तो बी से बनता है इज, आर, एम, और क्या बना, वॉज और वर। देखो काउंट करो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और अब हम इसमें ही आईएनजी लगा दो। हालांकि हमने वर्ब लिखा है इसलिए मैं यहां रख रहा हूं, लेकिन अगर हम इनमें आईएनजी लगाएंगे तो और डू से क्या बन जाता है, डूइंग। हैव से क्या बन जाता है साथियों, हैविंग। अकॉर्डिंग टू टेंस हम इनको यूज करेंगे। और बी से क्या बन जाता है, बीइंग। बात समझ में आ गई। और अगर हम इनकी थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो डू से बन जाएगा डन। हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। ये हो गई आपकी कंप्लीट वर्ब। डू से बना डूइंग, डन। हैव से बना हैविंग, हैड। बी से बना बीइंग और बीन।
तो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी वर्ब के अंदर। हम डू वर्ब को अलग से पढ़ेंगे, हैव वर्ब को अलग से पढ़ेंगे, वी वर्ब को अलग से पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा जगह मैं यहां खत्म हो गई है, तो मैं मॉडल वर्ब को थोड़ा सा यहां ले लेता हूं साइड में। देखिए मॉडल वर्ब। अब हम मॉडल में क्या रखेंगे, तो देखो जिन वाक्यों को हम इन वर्ब की मदद से बता पाए तो उन्हें हमने यूज करनी। लेकिन कई सारी हमारे मन में ऐसी फीलिंग्स हैं, नेसेसिटी है, सजेशन है, एडवाइस है, मोरल ऑब्लिगेशन है, रिकमेंडेशन है, और कंपलसरी वर्क है, नीड है, आदत है, हैबिट है। तो उनके लिए हमें ये वर्ब नहीं, हमें मॉडल वर्ब की आवश्यकता पड़ी। तो फिर मॉडल वर्ब में हमने किन किन को रखा, तो आप देखेंगे कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट और विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू। कितनी हो गई, 1 2 10 हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या रखा, नीड। इनको हम अलग क्यों रख रहे हैं, इनको रीजन है, डेयर और नीड, डेयर और ऑट टू में यहां लिख देता हूं, यूज टू में यहां लिख देता हूं। ये हो गई हमारी काउंटिंग में 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13। मॉडल वर्ब आपको मिलेंगी 13, संख्या में 13 को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, 10 और 3। 10 ये है और 3 ये है। इन 3 को हम कहते हैं सेमी मॉडल। ये जो 3 है इनके नाम है सेमी मॉडल। इनको सेमी मॉडल क्यों कहते हैं, अभी आपको पता चलेगा कि हम इनको सेमी मॉडल क्यों कहते हैं। तो साथियों, ये तो डिवाइडेशन हुआ हमारा किसका, ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी वर्ब ये इसका मतलब होता है सेंटेंस को बनाने में हेल्प करना, यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। डू वर्ब में 3 हुई, हैव वर्ब में 3 हुई, बी वर्ब में ये हो गई आपकी 5, और इन तीनों की मदद से ये बन गई। ठीक है, बात बाकी क्या थी, ये मॉडल चैप्टर में हम इनको पढ़ लेंगे। आप जानते हैं कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये सब क्या कहलाएगी, मॉडल वर्ब। इन तीनों को हमने क्या नाम दिया, सेमी मॉडल का। सेमी मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम कर सकती हैं, यानी इनके अंदर दो क्वालिटी है, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकती हैं और ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती है। लेकिन ये जो 10 है, ये 10 केवल हेल्पिंग वर्ब भी रहेंगी, ये 10 मेन वर्ब नहीं बन सकती। ये हम मॉडल चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। अब हम देखते हैं मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब क्या हो गया साथियों, मेन वर्ब हो गया मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया को तो हम फॉर्म के रूप में, किसके रूप में, क्रिया के फॉर्म। तो आप जानते हो सबसे पहले होती है V1, उसके बाद V2, उसके बाद V3, उसके बाद V1 प्लस ING, और उसके बाद V1 प्लस S, ES और IES। तो ये हुआ आपके वर्ब का कंप्लीट डिवाइडेशन। कि आखिर टाइप्स ऑफ वर्ब क्या है। तो टाइप्स ऑफ वर्ब के अंदर हमने रखा ऑक्सिलरी वर्ब को, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब को, जिसको मेन वर्ब कहते हैं। इनका काम होता है सेंटेंस में मेन काम को देना, और इनका काम होता है सेंटेंस में
सेंटेंस को बनाने में उसकी मदद करना। मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब मुख्यतः तीन वर्ब से मिलकर बनती है, डू वर्ब, हैव वर्ब और बी वर्ब। डू वर्ब के तीन पार्ट, डू, डज, डिड। हैव वर्ब के तीन पार्ट, हैज, हैव, हैड और बी वर्ब के 5 पार्ट। इज, आर, एम प्रेजेंट को बताएंगे और वॉज वर्ब आपके पास्ट को बताएंगे। डू से बना डूइंग, हैव से बना हैविंग, बी से बना बीइंग। ये हो गई आईएनजी फॉर्म और ये हो गई इनकी तीनों की क्या हो गई, आईएनजी फॉर्म। और ये तीनों की क्या हो गई, V3 फॉर्म। ये उनकी V3 फॉर्म है। डू की डन, हैव की थर्ड फॉर्म हैड और बी की थर्ड फॉर्म बीन। फिर हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, इसको मॉडल वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब संख्या में 13 है, जिसमें 10 को अलग कैटेगरी में रखा, 3 को अलग कैटेगरी में रखा। जो 3 अलग हैं उनके नाम है नीड, डेयर और यूज टू। हम इनको कहते हैं सेमी मॉडल। सेमी मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करती हैं। बाद बाकी की जो 10 हैं, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा इनका डिवाइडेशन कि आखिर हमने वर्ब को किस किस तरीके से डिवाइड किया है। अब हम एक एक करके कब हेल्पिंग वर्ब है, कब मेन वर्ब है, कोई सेंटेंस में कब हेल्पिंग वर्ब है, कब मेन वर्ब है, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो मैं आपको हिंट कर दूं, हालांकि हमने इनको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी हालांकि हमने इनको हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रख दिया है, लेकिन ये कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाती हैं। ये कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। तो सबसे पहले हमें वही पहचानना होगा ये कब हेल्पिंग वर्ब है और कब मेन वर्ब है। काफी सारे विद्यार्थी इस चीजों में कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। मेन वर्ब में कुछ नहीं है, मेन वर्ब में तो वर्ब की फॉर्म है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे और इनको हम अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम इनके नीचे वर्ड्स लिखेंगे और वो वर्ड संख्या में हो सकता है 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए। जितने भी वर्ड्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं यानी जितनी भी वर्ब इंपॉर्टेंट लगती हैं कि हमें इनकी V1, V2, V3 याद होनी ही चाहिए, हम इसलिए इसको एक पॉइंट के बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि कब ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगी और कब ये मेन वर्ब बनेंगी। चलो देखते हैं। एक एग्जांपल में लिख ही देता हूं ताकि आपको ये अधूरा अधूरा सा ना लगे। जैसे मैं यहां लिख देता हूं गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, आईएनजी फॉर्म गोइंग और एसआईएस वाली फॉर्म गोस। ये आप समझते हो ये मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा और आपको पहचानना है मेरे साथियों कि वो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी। ठीक है, क्योंकि हम यहां से भी कुछ ना कुछ चीजों को अच्छे से जानेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमने लिखा शी इज लर्निंग अ न्यू लेसन। शी इज लर्निंग अ न्यू लेसन, ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखा शी इज अ स्टूडेंट, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस हमने लिखा शी हैड कंप्लीटेड, शी हैज कंप्लीटेड द लेसन। फिर हमने फोर्थ सेंटेंस लिखा शी हैड अ न्यू बुक
फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा शी डज हर होमवर्क, शी डज हर होमवर्क अलोन, और फिर हमने लिखा शी डज नॉट डू हर वर्क। देखिए ये हमने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए। अब हमें इन सेंटेंसेस में साथियों क्या पहचानना है कि कब हेल्पिंग वर्ब है और कब मेन वर्ब है। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक मेन वर्ब, तो यही आपके हो गया अगले पॉइंट का नाम। आपको पहचानना है या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर वो मेन वर्ब होगी। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये उन साथियों के लिए जो जस्ट इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, अदरवाइज आप सब जानते ही हैं स्कूल्स में 12th तक हमने सब यही पढ़ा है। चलिए अब हम करते हैं शुरुआत। शी इज लर्निंग अ न्यू लेसन, तो हमें समझ में आ गया कि वो क्या कर रही है, तो वो लर्न कर रही है। लर्न करने का मतलब क्या हो गया, सीखना। तो इसका मतलब ये जो हमारी वर्ब है, लर्न करना मेन काम हो गया। अगर लर्न करना मेन काम हो गया तो ये हो गई मेरी मेन वर्ब, और इज क्या हो गई, तो ये जस्ट इसकी हेल्प कर रहा है, तो ये हो गई मेरी हेल्प। बात समझ में आ गया, इज हो गई मेरी हेल्पिंग वर्ब और लर्न हो गया मेरा मेन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो सी इज अ स्टूडेंट, सी इज अ स्टूडेंट। साथियों पहले सेंटेंस में दो वर्ब थी, पहले सेंटेंस में दो वर्ब थी। समझने की कोशिश करना, यहां पे लिखा था इज और यहां पे लिखा था लर्निंग। बोलो हाँ। तो आपने कहा मेन काम क्या है, ये है लर्न करना, तो लर्न करने को आपने मेन वर्ब कह दिया, तो आपने इज को क्या कह दिया, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आप दूसरे सेंटेंस में देखोगे तो इज ही तो एक इकलौती वर्ब है, इज ही तो इकलौती वर्ब है। अब अगर इज एक इकलौती वर्ब है तो अब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी या मेन वर्ब। यहीं से डाउट्स आने क्रिएट हो जाते हैं कि अब इस सेंटेंस में तो एक ही वर्ब है, यहां पर इस सेंटेंस में तो एक ही वर्ब है जो कि इज है। अगर ये इज है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी या मेन वर्ब कहलाएगी। तो साथियों हमेशा याद रखना, जब एक ही वर्ब हो, मैं लिख देता हूं बहुत क्लियर शब्दों में, जब एक ही वर्ब हो तब वह मेन वर्ब होती है। क्योंकि उस सेंटेंस में कोई काम हो ही नहीं रहा। जब एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब होती है। इसका मतलब उस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, वो या तो कोई स्टेट बताने की कोशिश कर रहा है, कोई अवस्था को बताने की कोशिश हो रही है। तो अब साथियों जब इज अकेला है तो उसको हम क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, हम उसको कहेंगे मेन वर्ब। तो सी इज अ स्टूडेंट, तो इज क्या है यहां पर, तो इज हमारी है मेन वर्ब। अगर दो हैं तो फिर हम इसको हेल्पिंग कह देंगे, उसको मेन वर्ब कह देंगे, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया। लेकिन अगर एक ही है तो फिर हमें उसको कहना होगा मेन वर्ब। क्या कहना होगा, मेन वर्ब। चलिए देखिए अगला, शी हैड कंप्लीटेड द लेसन, उस लड़की ने क्या किया, उसने अपने लेसन को कंप्लीट कर लिया। तो देखो कंप्लीट करना, कंप्लीट करने का मतलब पूरा करना, कंप्लीट करने का मतलब पूरा करना। तो ये वर्ब हो गई और हैड वर्ब हो गई। तो हमें पता है ये मेन काम है, तो ये मेन वर्ब हो गई और ये हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हैड मेन हेल्पिंग वर्ब हो गया और कंप्लीटेड मेन वर्ब हो गया। अब जरा नेक्स्ट देखो, सी हैड अ न्यू बुक,
तो आपने कहा शी हैड अ न्यू बुक, तो इसमें कितनी वर्ब आ रही है? आपने कहा इसमें तो एक ही वर्ब आ रही है। साथियों शी हैड अ न्यू बुक में कितनी वर्ब है? तो आपने कहा सर इसमें तो एक ही वर्ब है। अगर एक ही वर्ब है तो वो हेल्पिंग है या मेन वर्ब है? तो आपने कहा सर अगर एक ही है तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी? तो आपने कहा सर अगर एक ही है तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, फिर वो होगी मेन वर्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, शी डज हर होमवर्क अलोन। वो लड़की अपने काम को अकेले ही करती है, मतलब अलोन का मतलब हो गया विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की मदद से ही वो काम को करती है। अच्छा, तो कितनी वर्ब है? आपने कहा सर अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक ही वर्ब है तो वो 100% मेन वर्ब होगी। शी डज नॉट डू हर वर्क, तो अब देखो एक डज मिल गया और एक डू मिल गया। अरे सर ये तो दो हो गए, हो जाने दो। तो ये क्या हो जाएगी? मेन वर्ब, और ये क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। तो कहने का मतलब ये है साथियों, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं और मेन वर्ब भी हो सकती हैं। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो 100% मेन वर्ब होगी, और अगर दो हैं तो जो मेन काम है, यानी जो बाद में लिखी जाती है वो मेन वर्ब होती है, और जो पहले लिखी जाती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। अब मैं आपको दो फाइनल सेंटेंस देता हूं, उस सेंटेंस से आप समझिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है। देखिए, देखिए हमने क्या लिखा? हमने लिखा हैव अ रेस्ट प्लीज, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, हैव यू डन दिस, दूसरा सेंटेंस। तीसरा, यू हैव अ नाइस कार। ये हमने 3 सेंटेंस लिख दिया आपके सामने। अब आपको इन तीनों ही सेंटेंस में आपको मैं बताना है कि ये हैव और ये हैव क्या है। ये तीनों ही हैव क्या है? इस सेंटेंस में हैव, दूसरे वाले सेंटेंस में हैव, तीसरे वाले सेंटेंस में हैव, तब जाके आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश पे समझ बन पाएगी। तो आप मनी मन में सोच लीजिए, इस सेंटेंस में हैव क्या है, इस सेंटेंस में हैव क्या है, और इस सेंटेंस में हैव क्या है। जवाब आपके दो ही हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी या वो मेन वर्ब होगी, और तो कोई ऑप्शन सही नहीं आपके पास। या तो वो हेल्पिंग वर्ब है या तो वो मेन वर्ब है। तो अब देखो, जवाब करना बहुत ही आसान था। हैव अ रेस्ट प्लीज, तो जब कोई बहुत थक के आता है, जैसे पापा आए घर पर, मम्मी आई घर पर, अपनी जॉब से आई मम्मी या पापा अपने काम से आए और बहुत थके हुए लग रहे हैं, और हम घर में बैठ के आराम कर रहे हैं, हमें तो कोई काम ही नहीं है इस समय, तो बैठे पापा से जैसे आपको दिखे कि पापा के पसीना आ रहा है तो क्या बोलोगे? अब पापा थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, तो क्या बोलोगे? हैव अ रेस्ट प्लीज। तो अब मुझे बताइए इसमें कितनी वर्ब है? आप कहोगे सर वर्ब तो एक ही है। वर्ब तो एक ही है, अगर वो वर्ब एक ही है तो इसका मतलब साथियों वो कौन सी वर्ब कहलाएगी? मेन वर्ब।
तो यहां पे हैव क्या है आपकी मेन। फिर क्या है हैव यू डन दिस, क्या तुमने ये काम किया, तो आपने कहा सर एक वर्ब ये और एक डन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो ये रखी है, तो दो वर्ब हो गई। अगर दो वर्ब हो गई तो ये हेल्पिंग हो गई और दूसरी वाली मेन वर्ब हो गई। तो यहां पर जो हैव है वो हेल्पिंग है। अच्छा यू हैव अ नाइस कार, तो देखो इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या, कोई काम नहीं हो रहा। यू हैव अ नाइस कार, तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे पास एक सुंदर सी कार है, तुम्हारे पास एक सुंदर सी कार है, एक ही वर्ब है। अगर एक ही वर्ब है तो क्या हमने उसको क्या बोल दिया, मेन वर्ब, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, मेन। साथियों अब मुझे ऐसा लगता है कि अब परेशानी आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये जो प्राइमरी वर्ब होती हैं, तो प्राइमरी वर्ब में लिख दूं यहां पर, जो प्राइमरी वर्ब होती हैं, प्राइमरी वर्ब, तो प्राइमरी वर्ब कौन सी होती है, डू, हैव और बी। तो ये सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेन वर्ब भी बन जाती हैं और सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं, ये दोनों ही बन जाती हैं। तो कोई कंफ्यूजन है क्या, तो मुझे लगता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और यहीं से हमारे वर्ब चैप्टर की बहुत बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि हम एक एक करके कितने टाइप को कंप्लीट करेंगे। आज हमने पढ़ा वर्ब क्या है, उसकी डेफिनेशन को पढ़ी और फिर हमने वर्ब के टाइप्स को पढ़े। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब और वर्ब के कई तरह के रूप, है ना। एक साथ ज्यादा क्लास नहीं ले सकते ताकि कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। उन लोगों के लिए तो आसान है जो पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आसान नहीं होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अब आपसे अगर कोई पूछेगा वर्ब क्या होती है, तो आप कहेंगे वर्ब यानी क्रिया एक ऐसा शब्द है जो हमें सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट की क्या अवस्था है, इन सब के बारे में हमें बताती है। फिर हमने कहा सर वर्ब कितने टाइप की होती हैं, तो हमने कहा सर वर्ब होती है हमारे दो टाइप की, प्राइमरी, चलो और डीप में चलते हैं। तो वर्ब होती है हमारे दो टाइप की। सबसे पहले हमने रखा ऑक्सिलरी वर्ब और फिर हमने रखा मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब को ही हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। फिर हमने दो कैटेगरी और देखी थी, प्राइमरी वर्ब और मॉडल, यानी इनका काम होता है सेंटेंस को हेल्प करना क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में। लेकिन प्राइमरी वर्ब जो डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब हैं, ये आपके हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं और मेन वर्ब भी बन जाती हैं। अगर दो हैं तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब, बाद वाली मेन वर्ब, और अगर एक ही है तो फिर वो हर हालत में क्या होगी, हर हालत में वो फिर हमारी मेन वर्ब भी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्राइमरी वर्ब हमारी हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का ही काम कर सकती है। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, तो अगली क्लास में हम आपसे ये देखेंगे कि रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब क्या होती है। यानी आज हमने पार्ट ए के बारे में डिस्कशन किया, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मेन वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के फॉर्म, मेन वर्ब के टाइप, यानी बहुत कुछ डिस्कस करने को बाकी है। साथियों मैं आपको इतनी नॉलेज दे दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।